Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse IS. I hope everyone is doing well. So today is 14 Feb 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, so now the first article is Central rules out MSP law offer talks with farmer. अब देखिए आप सभी को ये 2-3 दिन से आप इसे न्यूज़ में सुन रहे होंगे. ये फार्मर्स क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं. क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? उन्होंने ये कहा कि आप MSP को क्या कर दीजिए, एक लॉ बना दीजिए. लेकिन अब इसी के चलते ये जो फार्मर्स की डिमांड है, इसी के चलते दे आर प्रोटेस्टिंग. एंड अभी सेंटर ने ये कहा है कि हम MSP को लॉ तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन अभी हम आपसे क्या करेंगे, बातचीत करेंगे. यहाँ पर टॉक को स्टैब्लिश करने की बात की गई है. सो The government, however, offered a third round of talks with the leaders of the group. तो यहाँ पर जो भी लीडर थे ग्रुप के, उनके साथ अभी टॉक्स को स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है. अब देखिए इस आर्टिकल में अब ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसे हम कहते हैं. नाउ ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, इसकी स्टोरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है. देखिए एक्चुअली होता क्या था, अभी ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम छोड़ेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हम नॉर्मली यहाँ पर समझते हैं. एक्चुअली होता ये क्या था, हम बात करेंगे, आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आता है. ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण यहाँ पर जो आपकी ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगता है. ठीक है, अब आप सभी को पता है कि जब किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो उसकी जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है. हाँ ओके, लाइक आप यहाँ पर 100 पेंसिल्स का क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, और मार्केट में इसकी डिमांड कितनी, सिर्फ 100 पेंसिल की है. मार्केट में 100 पेंसिल्स की डिमांड है, बट आपने डिमांड से ज़्यादा यहाँ पर क्या कर दिया, प्रोडक्शन कर दिया. सो इससे क्या होता है, जो उस पर्टिकुलर आइटम का यहाँ पर प्राइस होता है वो डाउन हो जाता है. लेकिन हमने क्या किया है, उस 100 पेंसिल को प्रोड्यूस करने के लिए हमने उसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगा होगा और जो वेरियस कॉस्ट होते हैं उसमें एडअप होते जाते हैं. तो इससे क्या होता है, जो आपके मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उसको यहाँ पर नुकसान होता है ना, उसको लॉस होता है. सो अब इसी एग्जाम्पल को आप लिंक करेंगे किसके साथ, यहाँ पर फूड ग्रेन्स के साथ. एक्चुअली क्या होता है, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, आप सभी को पता होगा, आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है, आपका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है. अब देखिए प्रोडक्शन जब ज़्यादा हो गया तो फिर जब मार्केट में उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो जो प्राइस है उस फूड ग्रेन्स का वो धीरे धीरे क्या होने लगा, लो होने लगा. इससे जो नुकसान होगा वो किसको होगा, आपके फार्मर्स को होगा. इसी के चलते गवर्नमेंट एक सिस्टम लेकर आती है जिससे हमने कहा MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया जाता है. मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर साल जब यहाँ पर सोइंग सीजन होता है, लाइक आप कोई भी खेती करने जा रहे हैं, आप राइस का यहाँ पर प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, सो उस राइस के प्रोडक्शन करने से पहले गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पे अनाउंस करती है कि हम आपको इतना प्राइस यहाँ पर देंगे इसके प्रोडक्शन के लिए. अभी कैसा प्राइस है, क्या प्राइस है, तो देखिए इसमें ये होता है, गवर्नमेंट के यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं. पहला क्या कि फार्मर्स को यहाँ पर ज्यादा लॉस ना हो, ठीक है, और गवर्नमेंट का यहाँ पर जो फूड सिक्योरिटी वाला चैलेंज है ये भी हमें क्या करना है, फुलफिल करना है. पहले हम फूड सिक्योरिटी वाली बात करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपके कंट्री में कभी यहाँ पर बाढ़, फ्लड आ जाता है, सुनामी आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, कुछ भी ऐसी यहाँ पे एडवर्स सिचुएशन आ जाती है, सो उस कंडीशन में हमें जितने भी हमारे सिटीजन से पॉपुलेशन है उन्हें फूड की ज़रूरत होगी. तो हम ये फूड कहाँ से लेकर आएंगे, आपके यहाँ भी वेरियस स्कीम्स होती हैं लाइक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो हम फ्री फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये फूड ग्रेन कहाँ से आएगा, क्या गवर्नमेंट अलग से यहाँ पर एग्रीकल्चर करने जाएगी, यहाँ पे फार्मिंग करने जाएगी और ग्रो करेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है. तो इसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको क्या देंगे, MSP देंगे. MSP क्या है, इसमें आप जैसे राइस का क्या करने जा रहे हैं, प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, हमने यहाँ पर अनाउंस कर दिया जैसे कि आपने बहुत सारा प्रोडक्शन कर लिया, लेकिन अगर आप मार्केट में जा रहे हैं और आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया किसी साल, तो अब वो जो राइस है वो पहले 12 रुपये किलो, एक हम 12 रुपये 12 रुपीज़ kg में हम इसको यहाँ पर बेच रहे थे, लेकिन अब प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो ये कितने में जा रहा है, सिर्फ 7 रुपीज़ kg में जा रहा है. तो यहाँ पर क्या होता है, लॉस होता है. और किसी साल ऐसा हो गया कि प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो फिर इसके जो प्राइस होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना, क्योंकि अब प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, सब लोग यहाँ पर क्या करने लगेंगे, उसकी डिमांड, जब प्रोडक्शन कम होता है तो पर्टिकुलर आइटम की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है.
तो एमएसपी का मतलब ये है, गवर्नमेंट क्या करती है कि कहती है कि आप प्रोडक्शन करिए। गवर्नमेंट ने ये कहा फार्मर से कि आपको जितना प्रोडक्शन करना है आप प्रोडक्शन करिए, आपसे जो अनाज है वो हम खरीदेंगे, आपके जो फूड ग्रेन्स हैं उसको हम क्या करेंगे, हमने ये आपका क्या किया है, एमएसपी अनाउंस कर दिया, एक रेट को यहाँ पर अनाउंस कर दिया है कि लाइक जो आपका राइस है, राइस हम आपसे लेंगे फॉर एग्जांपल हम 30 रुपीज़ केजी ले रहे हैं, ठीक है, हम वीट आपसे 20 रुपीज़ केजी ले रहे हैं, और जितने भी यहाँ पे फूड आइटम्स हैं हम मतलब इस तरीके से प्राइस जो होता है, टोटल यहाँ पे 23 फूड ग्रेन्स हैं जिन पर एमएसपी क्या होता है आपका अनाउंस होता है। ये आपका सोइंग सीजन से पहले होता है। ओके, फिर इसमें क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं, अब फार्मर्स भी कई बार क्या होते हैं कि मार्केट में गए और उनका फूड ग्रेन यहाँ पर सेल हुआ उसका कि नहीं हुआ, तो वो डायरेक्टली यहाँ पर इधर उधर ना भटक कर डायरेक्टली कहाँ जाते हैं, फार्मर्स गवर्नमेंट के पास जाते हैं कि ये लीजिए, ये हमने इतना प्रोडक्शन किया है, ये आपने इतना एमएसपी अनाउंस किया था और हमने ये आपको बेच दिया। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट फिर उस फूड आइटम का क्या करती है, फूड ग्रेन्स का प्रोक्योरमेंट करती है। ओके, और उसको वेरियस जो आपका फूड सिक्योरिटी, कभी कभी हमारे आपकी देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, कब कैसी सिचुएशन आ जाए हमें नहीं पता, तो हमें फ्यूचर के लिए रेडी होना होगा, है ना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, फूड ग्रेन्स का यहाँ पे प्रोक्योरमेंट करती है, और जो आपकी वेरियस स्कीम है लाइक पीडीएस सिस्टम और जो भी आपकी यहाँ पर अन्य योजना है, तो इसके थ्रू यहाँ पर क्या करती है, फूड ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करती है और फूड ग्रेन्स को यहाँ पर प्रोक्योर करके रखती है कि फ्यूचर में कभी कोई ऐसी कंडीशन आती है, सिचुएशन आती है, तो उससे हम क्या कर सकें, डील कर सकें। ओके, सो आप सभी को पता होगा कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आने से पहले इंडिया की सिचुएशन क्या हो गई थी, है ना, मतलब कि हम सिर्फ एक टाइम का यहाँ पर खाना खाते थे, बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई थी। तो ये होता है आपका एमएसपी। और दूसरी तरफ हम देखेंगे फार्मर्स को भी यहाँ पे सिक्योरिटी रहती है कि ठीक है, हम अगर हमारा प्रोडक्शन इस साल अच्छा नहीं हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ड्रॉट आ गया और प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ, तो फिर भी आपके पास यहाँ पर एक सिक्योरिटी रहती है फार्मर्स के पास कि हाँ मतलब गवर्नमेंट हमारे साथ है और वो हमें क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी अगर नुकसान हुआ है उसको यहाँ पर फुलफिल करेंगे। सो हियर अब हम देखते हैं एमएसपी के बारे में। सो द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज द प्राइस एट विच द गवर्नमेंट परचेसेस क्रॉप। यहाँ पर गवर्नमेंट क्रॉप्स को क्या करती है, परचेस करती है फॉर द फार्मर टू इंश्योर फार्मर अगेंस्ट एनी शार्प फॉल इन फार्म प्राइस। तो अगर कभी कभी आपका जो फार्म प्राइस होता है उसमें बहुत ज्यादा फॉल हो जाता है ना, गेहूं बहुत ज्यादा उसका प्राइस था लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो उसका जो प्राइस है वो कम हो गया, तो इससे फार्मर्स को नुकसान होता है, लॉस होता है। अब हम एमएसपी की बात करते हैं, ये किसके द्वारा अनाउंस होता है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। आपको ये याद रखना है, गवर्नमेंट जो ये अनाउंस करती है एमएसपी, वो किसकी रिकमेंडेशंस पर करती है, CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये आपकी एक बॉडी है और इस बॉडी के द्वारा रिकमेंडेशंस दी जाती हैं और उस रिकमेंडेशंस के बेसिस पर गवर्नमेंट जो भी होती है सोइंग सीजन से पहले यहाँ पर एमएसपी को अनाउंस किया जाता है। ये आइडिया कब आपका प्रपोज होता है, 1966 में। इट वाज इंस्पायर्ड बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन। द गवर्नमेंट इज in charge of maintaining the minimum support price to keep a lid on a important agricultural commodities each year। तो यहाँ पर जो हमारे important agricultural कम्युनिटीज हैं लाइक जो कि बेसिक्स है हमारे नीड्स में आते हैं, उस पर क्या किया जाता है, यहाँ पर आपका एमएसपी अनाउंस किया जाता है। सो एमएसपी एक तरीके से क्या है, गवर्नमेंट फार्मर्स को एक इंश्योरेंस ऑफर करती है ना। कभी कभी जैसे जो प्राइस फ्लक्चुएशंस होता है तो वो डायरेक्टली फार्मर्स को यहाँ पर उनका जो प्रोडक्शन है उसको यहाँ पर इम्पैक्ट ना करें। सो उस इम्पैक्ट से बचने के लिए, उस इफेक्ट से बचने के लिए, है ना, यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ पर एमएसपी को अनाउंस करती है। सो यहाँ पर आप देखेंगे खारिफ क्रॉप जैसे पैडी, ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, अरहर, मूंग, अड़द, कॉटन, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सोयाबीन, सीसम, नाइगर सीड्स, और राबी क्रॉप्स में वीट, बार्ले, ग्राम, मसूर। CACP recommends MSP for 22 crops before the sowing period each year। सॉरी, ये 22 नहीं है, ये 23 है, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, आपकी MSP अनाउंस होती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी यहाँ पर जो एमएसपी है वो यहाँ पर अनाउंस होती है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। नाउ इन 1965, जनवरी 1965 द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस वाज एस्टैब्लिश। ये 1965 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। प्रीवियसली इसको हम एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन बोलते थे, जो कि इसको रीनेम किया गया इन 1985। CACP इज अ डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडियन
इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, इट सर्व एज एडवाइजरी बॉडी। ये क्या है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आपकी एक एडवाइजरी बॉडी है जो कि एडवाइस करती है। इट इज अ स्टैट्यूटरी पैनल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अब देखिए हमने एमएसपी के बारे में यहाँ पर सारी चीजें पढ़ ली, सारी चीजें कर ली। अब यहाँ पर इतना प्रोटेस्ट क्यों हो रहा? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर हम 2020 की बात करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ था आपका 2020 में ही गवर्नमेंट आपकी 3 बिल लेकर आई थी। आप उन 3 बिल्स के जो भी बिल्स हैं उनके नाम यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, जिसके अंदर क्या होता है, जो एमएसपी होता है इसको हटा दिया जाता है। एमएसपी मतलब ऐसा हटा दिया जाता है कि वो उन 3 बिलों में ये रहता है कि यहाँ पर एक प्राइवेट प्लेयर्स हो गए। अब फार्मर्स क्या कर सकते हैं, जैसे कि कोई बार क्या होता है फार्मर एक मिडिल मैन आ जाता है। मिडिल मैन का यहाँ पे सबसे बड़ा इशू होता है कि जो लोग जैसे कि यहाँ पर हम फार्मर्स जा रहे हैं क्या करने, इसको सेल करने, ठीक है। तो जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं वो पहले ही यहाँ पे सेल कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो आपके छोटे फार्मर्स होते हैं, स्मॉल फार्मर्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा क्या होता है, लॉस होता है इसके चक्कर में। ये जो मिडिल मैन है ये बहुत ज़्यादा प्ले करते हैं, वो एक्स्ट्रा चार्जेस भी लेते थे। तो इसके चलते गवर्नमेंट 3 बिल लेकर आती है और उन 3 बिल में ये कहा जाता है कि इसमें पहला जो ऑप्शन होता है उनके पास कि फार्मर डायरेक्टली किसी भी प्राइवेट प्लेयर के साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ फार्मर, मैं यहाँ पर राइस की क्या करती हूँ, राइस का यहाँ पे मेरा कल्टीवेशन है, तो मैंने डायरेक्टली किसी XYZ पर्सन के साथ क्या कर लिया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि 1 साल में हम आपको इतना प्रोडक्शन करके देंगे। तो एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा, लेकिन फार्मर्स ने ये कहा कि ठीक है हम इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर लेंगे, ओके, लेकिन फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी नहीं रही जिसके कारण राइस का इतना प्रोडक्शन हो पाए, और हमें क्या पता प्रोडक्शन होने के बाद हमने प्रोडक्शन तो कर दिया, तो ये XYZ पार्टी लास्ट में मुकर जाए अपने वादे से कि ना हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, ना ऐसी चीज़ें हैं, और भाग जाए। तो ये कुछ कंसर्न्स थे जिसकी वजह से फार्मर्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। और फिर से अब यहाँ पर फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एमएसपी को क्या कर दिया जाए, यहाँ पे लॉ बना दिया जाए। अब देखिए एमएसपी में कंसर्न्स भी हैं, जो आपके इकोनॉमिस्ट हैं वो एमएसपी को यहाँ पर अच्छा नहीं मानते। क्यों नहीं मानते एमएसपी को अच्छा? क्योंकि उनका ये कहना है कि एमएसपी के एक तरीके की आप सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे गवर्नमेंट के ऊपर जो आपका बर्डन है ना, वो यहाँ पर इंक्रीज होता है, बर्डन इंक्रीज होता है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो आप फूड की बात करते हैं, इससे यहाँ पर जो आपका क्रॉप पैटर्न है, क्रॉप डाइवर्सिटी है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। आप इन पर्टिकुलर आइटम्स पर क्या करते हैं, एमएसपी अनाउंस करते हैं, तो जो फार्मर्स होते हैं सिर्फ उन्हीं फूड आइटम्स को क्या करती है, यहाँ पर ग्रो करती है। जो आपका डाइवर्सिफिकेशन हम देखते हैं, लाइक जिसको हम श्री अन्न कहते हैं, है ना, श्री अन्न क्या है आपके, तो यहाँ पर जो मिलेट्स की हम बात कर रहे हैं, इनका प्रोडक्शन यहाँ पर किया ही नहीं जाता। लेकिन अगर हम बात करें मिलेट्स, हमारे न्यूट्रिशन का लेवल अगर हम मिलेट्स में देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, लेकिन उसमें एमएसपी वगैरह ऐसे कुछ अनाउंस नहीं होता है। सो उसका प्रोडक्शन भी क्या होता है, कम होता है, मार्केट में उसकी डिमांड भी कम होती है। सो यहाँ पर इकोनॉमिस्ट का ये कंसर्न है। अब देखते हैं फर्दर इसमें क्या निकल कर आता है। ऑल्दो आई होप कि आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज ओल्ड फैशन ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी बाइंड इंडिया यूएई टाइज। अब देखिए यहाँ पर फिर से इंडिया और यूएई कितना इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पर पता है। अभी जो आपका नेक्स्ट आर्टिकल है आप नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, यहाँ पर you will see here India UAE relations serve as a model for the world। मोदी यहाँ पर जो इंडिया और यूएई का रिलेशन है वो एक तरीके से क्या करता है, मॉडल की तरफ सर्व करता है। उनका रिलेशन वर्ल्ड में एक मॉडल है। So, our partnership is getting stronger in all areas and reaching newer heights, says PM during its 7th visit to Gulf country. Thousands of Indian nationals attend Ahlan Modi event। तो इस इवेंट का नाम क्या था, आपको इस इवेंट का नाम भी याद रखना है। इस इवेंट का नाम था अहलन मोदी इवेंट। इसमें यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की गल्फ कंट्री में उनकी ये 7th विजिट थी, ठीक है। 3 बार, मतलब 2003 से लेकर अभी तक देखे तो 3-4 बार तो अभी ऐसे ही होगी नॉर्मली, ओके। अब देखिए इस आर्टिकल में, दोनों आर्टिकल में सेम चीजें हैं, हम इन दोनों को कंबाइन करके अभी पढ़ेंगे। सो एट अ टाइम व्हेन डिप्लोमेसी इज वाइडली रिगार्डेड एज अ ट्रांसैक्शनल, द डीपली पर्सनल रिलेशन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, प्रेसिडेंट ऑफ द यूएई, स्टैंड आउट एज समथिंग ऑफ ओल्ड वर्ल्ड कंस्ट्रक्ट। तो यहाँ पर इनका जो रिलेशन है, एक टाइम पर अभी हम देख रहे हैं कि किसी भी कंट्री के साथ दूसरी कंट्री के यहाँ पर नहीं बढ़ रहे, है ना। अगर हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं सो बहुत ही ज्यादा ट्रांजैक्शनल है, और उस टाइम पर हमारी किसी कंट्री के साथ ऐसा रिलेशन होना बहुत ही अच्छी बात होती है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इन 8 months
बियरली ना 8 मंथ्स यहाँ पर 3 बार क्या हो चुकी है, आपकी विजिट हो चुकी है. सो ही हैड मेड अ बायलेटरल विजिट इन जुलाई 2023. 2023 में एक बायलेटरल मीटिंग होती है, फिर COP28 होता है, इसके कारण यहाँ पर जाना पड़ता है. फिर देन यहाँ पे आपकी जो सेरेमोनियल, अभी यहाँ पर सेरेमोनियल ओपनिंग सेशन है, उसमें यहाँ पर आपका बात करते हैं किसकी यहाँ पर हुआ है. उसके बाद G20 समिट आपकी सितंबर में होती है, जिसके जहां पर इंडिया स्पेशल इन्वाइटी था. दुबई क्या था आपका, वन ऑफ द स्पेशल इन्वाइटी था. जनवरी 2024 में जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट यहाँ पर, उसके चीफ गेस्ट यहाँ पर कौन थे, आपके यूएई के प्रेसिडेंट थे. ओके, अब इसमें यहाँ पर क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अबू धाबी मतलब कि यहाँ पर यूएई क्यों गए हैं, क्योंकि वहां पर एक आपका हिंदू जो रिलीजियस टेंपल है उसका इनॉग्रेशन हुआ है. सो यहाँ पर पहले बातचीत हुई थी 2015 अगस्त में, जब फर्स्ट विजिट थी इंडिया की, तो उन्होंने ये कहा था, रिक्वेस्ट किया था कंट्री के लीडर से, जो प्रेसिडेंट है यूएई की, कि इन यूएई में आप देखेंगे लार्ज हिंदू कम्युनिटी है, तो उनकी जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल नीड्स है उसको मीट करने के लिए आप क्या करिए, यूएई में एक टेंपल बनाइए, ताकि वहां के जो लोग हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी जो भी स्पिरिचुअल नीड्स हैं वो यहाँ पर क्या हो सके, फुलफिल हो सके. तो इसी के चलते यहाँ पर ये पूरा कंस्ट्रक्शन किया गया और ये अबू धाबी में ये पूरा टेंपल आपका बनता. उसी के इनॉग्रेशन के लिए अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूएई के लिए यहाँ पर गए हुए हैं. अब देखिए इसमें, इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक आपका यहाँ पर कह सकते हैं प्रोजेक्ट है. इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें यहाँ पर पता होना चाहिए. तो यहाँ पर क्या है आप देखेंगे, यू विल सी हियर, मिस्टर मोदी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू किक ऑफ द मच एंटिसिपेटेड भारत मार्ट. यहाँ पर एक भारत मार्ट को क्या किया जा रहा है, एंटिसिपेट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है. ये अ की इनिशिएटिव ऑफ दुबई बेस्ड डीपी वर्ल्ड एंड इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री टू बूस्ट एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस बाय प्रोवाइडिंग देम रिटेल वेयर हाउसिंग. अब देखिए यूएई में क्या होगा, आपका भारत मार्ट होगा. भारत मार्ट इससे क्या होगा, ये आपका जो दुबई बेस्ड वर्ल्ड है और इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री टू है, उनके साथ हमने क्या किया, कोलैबोरेशन हुआ है इनका, और जिससे हम क्या कर सकते हैं, इंडिया क्या करेगा, इंडिया का जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है, उसका जो एक्सपोर्ट होगा उसको बूस्ट करने के लिए यहाँ पर भारत मार्ट को क्या किया जा रहा है, ये एक्सपेक्टेड है कि ये आपका यहाँ पर आगे आएगा. इसमें क्या होगा, इसमें मेनली आपके जो रिटेल है, वेयर हाउसिंग है, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज यहाँ पर दुबई में प्रोवाइड की जाएंगी. मतलब ये पूरा आपका शोरूम जैसा बनेगा, उसमें 800 मतलब ये पूरा मार्ट है आपका. अब जैसे आप डी मार्ट ने, आपने तो डी मार्ट का नाम तो सुना ही होगा, इसी तरीके से वहां पे सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी. सो डीपी वर्ल्ड बिल्ड, यहाँ पे जो आपका डीपी वर्ल्ड है दुबई का, ये क्या करेगा, 800 शोरूम्स को बिल्ड करेगा, 18 यहाँ पे वेयर हाउसेस होंगे ओवर द नेक्स्ट 24 ईयर्स, 1.3 मिलियन स्क्वायर फीट पर ये आपका पूरा होगा. इसमें क्या होगा, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ मशीनरीज हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, ऑटो कंपोनेंट्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, अपैरल, प्रोसेस्ड फूड्स, फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक, हैंडीक्राफ्ट, शो, यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, है ना, उनका शोकेस यहाँ पर किया जाएगा. और यहाँ पर उन प्रोडक्ट्स का जो एक्सेस है बायर्स फ्रॉम मार्केट इन ईरान, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका एंड द मिडिल ईस्ट में, इसका पूरा यहाँ पर एक्सेस कराया जाएगा. सो भारत मार्ट एक प्रोजेक्ट है, कम्स ऑन अ हील ऑफ द एम्बिशियस इंडिया एंड यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट. तो इंडिया और यूएई का जो एम्बिशियस यहाँ पर एग्रीमेंट है, इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप, उसके अंडर ये आपका आता है भारत मार्ट प्रोजेक्ट. तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है. सो हियर यू विल सी दैट इंडिया ट्रेड विद यूएई ऑलरेडी यहाँ पर 16% यहाँ पे ग्रो हुआ है टू 85 बिलियन डॉलर तक यहाँ पर पहुंच चुका है. इंडिया क्या है, थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएई का. तो यहाँ पर हम और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है. ओके, सो ये जो भारत मार्ट है ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके साथ साथ हमने यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है फॉर द फर्दर बायलैटरल एंगेजमेंट टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद इंडिया एंड यूएई. जो आपके यूएई के और इंडिया के इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू को भी यहाँ पे साइन किया है. ओके, सो ये देखिए रीजनल इश्यूज तो हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर विजिट में जो आपके रीजनल इश्यूज इस टाइम पर हो रहे, गाजा पर जो वॉर अभी चल रहा है, रेड सी पर हुथीज यहाँ पर जो उन शिपिंग्स में अटैक कर रहे हैं, तो इसमें भी यहाँ पे बातचीत, यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया और यूएई साथ मिलकर इस पर बातचीत करें और किस तरीके से यहाँ पर इन चीजों को यहाँ पर रोक सके, है ना, इसमें कैसे इसको हम डिटोरेट कर सकते हैं. सो द लॉन्गर शिपिंग टाइम्स. अब देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कि हुथीज यहाँ पर कर रहे हैं रेड सी में आपका शिपिंग में अटैक,
ठीक है। तो इससे क्या होता है, लॉन्गर शिपिंग टाइम ले रहा है, हाई ऑफ क्रेडिट स्कोर्स यहाँ पर लग रहा है ऑयल प्राइसेस के कारण, जिसके कारण क्या हो रहे हैं, आपके हाई पर हो रहे हैं, जो कि आपकी इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर रिस्क यहाँ पर एक तरीके से पोज कर रहा है। तो इसके क्या अल्टरनेटिव्स आ सकते हैं, इंडिया के जो इंटरेस्ट है किस तरीके से उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सकता है, तो उस पर भी यहाँ पर बातचीत की गई है। तो आई होप आपको यह आर्टिकल पूरा यहाँ पर क्लियर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज वाई इंडिया नीड्स डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखिए यहाँ पर इंडिया की बात करते हैं, जब एलपीजी रिफॉर्म आते हैं और अगर हम कह दें कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस यहाँ पर एक प्रोसेस होती है ना, इकोनॉमी में आपने देखा होगा पहले एक प्रोसेस होती है, लाइक हमको इंडिपेंडेंस मिली, फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के बाद हम यहाँ पर सर्विस सेक्टर की तरफ मूव करते हैं। लेकिन इंडिया ने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग ये वाला जो पार्ट है इसको स्किप करके डायरेक्टली सर्विस सेक्टर पर यहाँ पर आपका जंप किया, जिसके कारण जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट है वो स्किप हो गया। ओके, सो लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इंडिया को इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस करना होगा, ये जो मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट है इस पर भी यहाँ पर क्या करना होगा, फोकस करना होगा। लेकिन इंडिया की अभी ऐसे हम यू विल सी हियर कि द इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट इन द यूएस एंड द यूरोपियन ग्रीन डील, इंडियाज आत्मनिर्भर भारत एंड ये सब क्या है, आपके एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम ये कर रहे हैं कि हमें अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मूव करना होगा। कोविड-19 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और कोविड-19 हमें बहुत, ये जो पेंडेमिक आया था इसने हमें बहुत सारे लेसन्स यहाँ पर दिए हैं। अब देखिए, ऑल्दो हम कोविड-19 से यहाँ पर अच्छे से रिकवर नहीं कर पाए, कर गए हैं, है ना, और इसके आपके जो एग्जाम्पल्स हैं आपको देखने को मिल सकता है। कोविड-19 ने क्या सिखाया कि अगर आप किसी दूसरी कंट्री पर यहाँ पे डिपेंडेंट हैं तो आपके लिए वो क्या बन सकता है, कभी ना कभी, देखिए ऐसा तो नहीं है, ग्लोबलाइजेशन है तो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंट्री के ऊपर किसी चीज के लिए यहाँ पर डिपेंडेंट है, बट इतना ज्यादा किसी भी के ऊपर डिपेंड रहना, क्या पता कब कैसी सिचुएशन हो जाए। इस टाइम का जो टाइम है ना, ये जो टाइम आपका चल रहा है, कभी भी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो एनीथिंग। ओके, सो हमें यहाँ पर थोड़ा सा सेल्फ सफिशिएंट बनना होगा। नाउ so the India's growth momentum has sustained, India's recovered relatively quicker from the pandemic। हम यहाँ पर pandemic से यहाँ पर रिकवर किए हैं, yet it has entered a phase of premature deindustrialization। बट हम यहाँ पर एक deindustrialization के प्रीमेच्योर फेज पर एंटर कर चुके हैं। सो द फ्रूट्स ऑफ हाई ग्रोथ वर शेयर्ड बाय स्मॉल माइनॉरिटीज वर्जनिंग प्री एग्जिस्टिंग गैप्स। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो गैप्स है उसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो दिस फॉल्ट लाइन इज बिल्ड into the structure of India's growth. This takes us a long-standing question: why has India not been able to break out industrial stagnation and generate employment? तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि देखिए हमने इतनी अच्छी रिकवरी कर ली, हमारी जीडीपी ग्रोथ इतनी अच्छी है, बट स्टिल इफ यू आर सीइंग दैट हम यहाँ पर जो एक इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन है ना, जो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, स्टैग्नेशन है, और हम यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को जनरेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आपका जीडीपी इतना अच्छा ग्रोथ हो रहा है, हम रिकवरी कर पा रहे हैं अच्छी सारी चीजें, फिर भी अगर आप कंट्री में देखेंगे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना ज्यादा हाई है। So in 75 years, India has not been able to industrialize sufficiently. इन 75 सालों में इंडिया अच्छे से इंडस्ट्रियलाइज नहीं हो पाया है जितना इसको होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो वो तो आपका बूम हो रहा है, बट अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, आपके इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, वो इतना ज्यादा उसमें हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है, दिस इज अ कंसर्न। ओके, सो ये यू विल सी, इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें और क्या, जो ये हमारी ये कंसर्न है, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मूव नहीं कर पा रहे हैं, हम जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऐसे स्टिमुलेट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मेन रीजन क्या है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए। पहला ये है एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ऑफ सर्विस लेड ग्रोथ इज पुअर। तो यहाँ पर जो सर्विस लेड ग्रोथ है, हम सर्विस सेक्टर में यहाँ पे प्रोवाइड तो कर रहे हैं, सर्विस ड्रिवन हमारी इकोनॉमी 1980s के बाद से रही, हमने एक्सपीरियंस की है, बट इसके यहाँ पे 2 नेगेटिव इंप्लीकेशंस हमें देखने को मिले। क्या? इट कुड नॉट एब्जॉर्ब द लेबर। सर्विस सेक्टर में इतने लेबर्स को आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते जितने इंडिया के यहाँ पे पॉपुलेशन है। एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर इन द सेम वे मैन्युफैक्चर वुड हैव। अब देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर है दूसरा, और यहाँ पर जो सर्विस सेक्टर है वो इतना ज्यादा लेबर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर है कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें जो एक इलास्टिसिटी होनी चाहिए वो नहीं है। सेकेंड, द सर्विस सेक्टर रिक्वायर लार्ज हाईली स्किल्ड। अब सर्विस सेक्टर में क्या होता है,
पहली बात तो ये एब्जॉर्ब नहीं कर सकता उतने लेबर्स को। दूसरी बात इसमें ये आ जाती है कि सर्विस सेक्टर में आपके हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत होती है, जो कि इंडिया में एडिक्वेट सप्लाई इंडिया उसकी एडिक्वेट सप्लाई नहीं कर पा रहा है। सो इसके कारण आपको यहाँ पर क्या करना होता है, जो लेबर्स होते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी में माइग्रेट होकर जाते हैं। तो इनइक्वालिटी फ्रॉम सर्विस ड्रिवन ग्रोथ इज थर्स मच हायर देन द मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ। तो यहाँ पर जो सर्विस ड्रिवन ग्रोथ है ना, तो इसमें जितनी इनइक्वालिटी है वो मैन्युफैक्चरिंग, अभी जितनी हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसमें आप जो ग्रोथ देखेंगे वो फिर भी आपकी अच्छी है, बट सर्विस ड्रिवन ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा इसमें हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। सेकंड बात करते हैं, अर्ली इन्वेस्टमेंट इन हायर एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू नियर अबेंडन ऑफ मास स्कूल एजुकेशन। तो यहाँ पर अर्ली इन्वेस्टमेंट है हायर एजुकेशन में, आप देखेंगे आपका हम क्या करते हैं, अर्ली इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन इसका जो आपका प्रोडक्ट मतलब कि रिटर्न्स मिलने चाहिए वो यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। ओके, सो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप वाज एबल टू ग्रो आउट ऑफ द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर और ऑन अ मैसिव स्केल इन चाइना। देखिए चाइना में एक्चुअली हुआ ये, चाइना के जो एक इकोनॉमिस्ट है उन्होंने ये कहा कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पर ग्रो कर सकती है, जो अगर हम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर से यहाँ पर बाहर आ जाएं तो आपका जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप है वो ग्रो कर सकती है। सो द रूरल इंडियन इन कंट्रास्ट हैम्पर्ड बाय पुअर एंडोमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल वर नॉट एबल टू स्टार्ट। थर्ड इसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए एजुकेशन से जो हमें रिटर्न्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। हमारा स्कूल में एनरोलमेंट तो हाई है बट हायर एजुकेशन यहाँ पर इनएक्सेसिबल है अर्लीज में, और इससे क्या होता है जो डिफरेंट आपने देखा होगा जो स्कूलिंग में आपकी जो फीडिंग की जाती है, क्वालिटी ऑफ जो एजुकेशन की हम बात करते हैं वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर डिफरेंट है, जिसकी वजह से जो आउटपुट हमें मिलना चाहिए लेबर मार्केट में और जो हमारे जो भी बच्चे हैं उन पर जो आउटपुट मिलना चाहिए जनरेशन में वो यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। सो ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में जा रहा है वो टोटली कैसा है, बहुत ही खराब है आपका। सो अ कल्चरल रूटेड डायग्नोस्ट हम बात करते हैं कि इंडिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे स्टेगनेंट है, इसका लैक ऑफ मास एजुकेशन मीन दैट इंपॉर्टेंट कल्चरल प्री रिक्विसाइट्स फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज मिसिंग। यहाँ पर जो एक एजुकेशन की जरूरत है वो आपका मिसिंग है। नॉलेज इज अ की, आप सभी को पता है कि टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस में और मॉडर्न इकोनॉमिक्स में आपका नॉलेज बहुत बड़ा एक फैक्टर है। Okay, so for instance, foreign direct investment in India, which was supposed to diffuse technology, didn't take place expect in some enclaves. तो देखिए यहाँ पर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हम FDI की बात करते हैं, जितना यहाँ पर टेक्नोलॉजी में यहाँ पर डिफ्यूज होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। सो ये हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न रेज होता हुआ नजर आ रहा है। सो दीज ड्यू टू दीज रीजंस यहाँ पर जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो स्टैग्नेंट है, और अभी हमें इस पर क्या करना होगा, फोकस करना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। सो आज इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, आगे आप देखेंगे ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। सो आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। सो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।